नमस्कार। मैं शिखा गुप्ता आपके समक्ष जीजू भाई की पुस्तक दिवा स्वप्न के प्रथम खंड का 10वां एवं अंतिम अध्याय लेकर आई हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा। कहानी और खेल, पुस्तकालय और आदर्श वाचन। स्वच्छता और व्यवस्था की खटपट करते करते 2-3 महीने बात ही बात में बीत गए। मैं अपने काम का हिसाब लगाने बैठा। जो काम हो चुका था उस पर एक नज़र दौड़ा गया। मुझे पता चला कि अभी तो पाव शेर में पहली पूनी भी नहीं कती है। पाठ्यक्रम में हिंदी, गणित, इतिहास और पदार्थ पाठ आदि विषयों में से तो बहुत कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी कक्षाओं में तो बहुत कुछ हो चुका था और वर्ष के अंत तक तो मुझे भी यह सब करके दिखाना ही था। मेरे प्रयोग की शर्त भी यही थी। खैर, यह सब तो ठीक ही था, पर मैं क्या क्या कर चुका हूँ सो तो देखूँ। कहानी सुनाने में मुझे खूब सफलता मिली है। इसके कारण लड़के ठीक ठाक व्यवस्थित और अभिमुख बने हैं। लेकिन अभी चंपकलाल और रमनलाल को कहानी अच्छी नहीं लगती। रामजीवन और शंकरलाल की कहानी बिल्कुल सरल मालूम पड़ती है। कहानी के समय राघव और माधव आंखें चलाया करते हैं, अंगुलियां मटकाया करते हैं और दूसरे का मुंह चिढ़ाया करते हैं। इसका इलाज करना तो अभी बाकी ही है। हाँ, यह सच है कि खेल खिलाने के कारण बालक अब मेरे साथ खुलकर बात करते हैं, मुझे अपना मानने लगे हैं, मुझसे डरते नहीं हैं और खेल के बाद सब मेरा आदर्श वाचन बड़े ध्यान से सुनते हैं। लेकिन अभी खेल की अव्यवस्था और शोरोगुल में नाम मात्र की कमी हुई है। मेहनत तो खूब करता हूँ, लेकिन अभी रास्ता तय नहीं हो पाया है। वाचनालय में अभी थोड़ी किताबें हैं। अब तक मैं माँ बापों के गले यह बात उतार ही नहीं सका कि पाठ्य पुस्तकों के बदले पुस्तकालयों की रचना महत्व की है। मैं सोचता था कि भाषण देकर माँ बाप को समझाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारे पालकों को तो केवल यही एक टेर पड़ी है कि पढ़ा दो। हम कोई दूसरी बात सुनने की ना तो उन्हें फुर्सत है और ना वह उनकी समझ में ही आती है। चिंता नहीं, यह सब तो लगकर काम करने से ही होगा, आज नहीं कल। अभी मेरे पास समय भी तो है। मैंने आगे सोचा, भाई यह प्रयोग तो बड़ा महाभारत काम निकला। जितनी अधिक हमारी कल्पना, ज्ञान और आदर्श, उतनी ही गंभीर और बड़ी हमारी परेशानी। मुझे कई सवाल सता रहे थे। सफाई के संबंध में अभी कुछ हुआ ही ना था। टोपियाँ जैसे ही पड़ी थीं, कपड़े 1-2 दिन तक तो अच्छे आए, लेकिन फिर वही पुराना ढर्रा। नाखून भी बड़े फावड़े की तरह बढ़ने लगे थे। इन कामों के पीछे पड़े बिना छुटकारा नहीं था। चूँकि समाज में नई आदत डालनी थी, इसलिए यह काम धीरज से लेकिन बार बार करने से ही सिद्ध होगा। फिर अकेले लड़कों को ही चिंता तो है नहीं, बड़े साहब की तो सब कुछ उतावली मचाए हुए हैं। फिर अकेले लड़कों की ही चिंता तो है नहीं, बड़े साहब भी तो सब कुछ उतावली मचाए हुए हैं। उनके भी तो अफसर और विरोधी रहते हैं। वह यश के भागों को बनाना चाहते हैं, लेकिन परिणाम भी जल्दी चाहते हैं। और मुझे मदद करने की उनकी शक्ति भी तो मर्यादित ही है। मेरे साथी शिक्षकों का मुझ में जरा भी विश्वास नहीं है। वे तो मुझे निरा मूर्ख समझते हैं। और हाँ, शायद मैं मूर्ख ही हूँ। वैसे तो अनुभवहीन ठहरा, लेकिन उनकी इन मान्यताओं और सिखाने की इन रीतियों को तो भाई हाथ जोड़ता हूँ। इन्हें देखकर मुझे तो बस कपकपी ही छूटती है। इससे तो मैं जो करता हूँ वह लाख दर्जे ठीक है। मेरे विद्यार्थी मुझे देखकर भाग तो नहीं जाते। वे मुझसे पर्याप्त प्रेम करते हैं। वे मेरा आदर भी करते हैं, आशा भी पालते हैं। इन शिक्षकों को देखकर तो इनके छात्र भाग खड़े होते हैं और पीठ पीछे इनकी नकल करते हुए मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा है। एक भी लड़का ऐसा नहीं जो शिक्षक के पास जाकर प्रेम से खड़ा हो सके और हंसकर बातचीत कर सके। वे कक्षा में चुपचाप बिना हिले डुले बैठते हैं
पर जब बाहर निकलते हैं तो इतना उधम मचाते हैं कि पूछो मत। अपने विद्यार्थियों को मैंने उचित स्वतंत्रता दी है। वे कक्षा में जो थोड़ी गड़बड़ कर लेते हैं उससे अधिक गड़बड़ बाहर कभी नहीं मचाते। लेकिन मेरे साथी जो मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं लड़कों को बिगाड़ रहा हूँ, उन्हें उद्दंड बना रहा हूँ, केवल कहानियाँ सुनाता रहता हूँ और पढ़ाता बिल्कुल नहीं, खिला खिलाकर उल्टा उन्हें आवारा बना रहा हूँ, अच्छा है, देखा जाएगा। मेरे विचार में तो ये खेल और ये कहानियाँ ही आधुनिक शिक्षा है। यह सब होते हुए भी मुझे कभी भूलना न चाहिए कि मेरा काम विकट है। मुझे तो यह मानकर ही अपना काम करते रहना चाहिए। टन टन 12 बजे और मेरी विचारधारा टूटी। मैंने कहा, हे भगवान, अंतिम सहारा तो तुम्हारा ही है। इतना कहकर और सारी चिंताएं उसी दयाधन परमेश्वर को सौंपकर मैं ये कहता हुआ सो गया कि कल की कल से। धन्यवाद।